गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। मैं जतिन सुथार, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान विषय पे और हमारे ये लेसन्स हैं स्पेशली 12th क्लास राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान बोर्ड से परीक्षा दे रहे हैं। हम आज अध्ययन करेंगे पार्ट बी का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है और काफ़ी बार इस लेसन में से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से सुनें। तो आइए देखते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के पार्ट बी के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है भारत के संविधान की विशेषताएं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं। ये तो हमने पढ़ा है कि संविधान कानूनों और नियमों का संग्रह मात्र है, कानूनों का पिटारा है। अगर हम किसी भी देश के संविधान की बात करें तो उस संविधान में उस देश के लोगों की आस्था क्या है, विश्वास क्या है, कुछ उनके जीवन मूल्य, कुछ आधारभूत सिद्धांत, इनके दर्शन देखने को मिलते हैं। भारत के संविधान की भी जहाँ तक बात करें, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय भारत की जो ऐतिहासिक परंपरा है, जो सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति है, इन सब का ख्याल रखा है। अर्थात जो देश की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थिति को देखकर ही संविधान निर्माण किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं का जो मूल लक्ष्य था, भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए या प्राप्ति के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमारे संविधान का सार है, प्रस्तावना, उसमें हमारे संविधान के जो आदर्श हैं, जीवन मूल्य हैं, कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं, उन सबको शामिल किया है। हर देश के संविधान कुछ विशेषता लिए हुए है। भारत का जो संविधान है वो भी कुछ अन्य देशों के संविधान से विशेषता लिए हुए है। भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं भी हैं जो उसे विश्व के अन्य देशों के संविधान से अलग करती है। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय विश्व के अन्य संविधानों को देखा, परखा और उन देशों के संविधानों में जो भी उन्होंने श्रेष्ठ पाया, जो भी प्रावधान उनको भारतीय परिस्थितियों के लिए बेहतर लगे, उन प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया। विश्व के श्रेष्ठ संविधानों के गुणों को उन्होंने भारतीय संविधान में शामिल किया। यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने जो अन्य देशों से जो भी प्रावधान ग्रहण किए उनको ज्यों का त्यों नहीं बल्कि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें शामिल किया और उनमें संशोधन का प्रावधान भी रखा। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में समय परिस्थिति के अनुकूल जो परिवर्तन होता है उसके अनुसार संविधान में संशोधन की व्यवस्था भी रखी कि समयानुसार इसमें संशोधन किया जा सके। यही कारण है कि आज़ादी के बाद से आज तक जो हमारा संविधान है वही संविधान निरंतर चला आ रहा है और संविधान जीवंत रूप में है, मीन्स आज भी जीवित है, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार जो भी हमें परिवर्तन करने थे विभिन्न संविधान संशोधन प्रावधानों के तहत हमने संशोधन किए और आज हमारा संविधान जीवंत है। इसलिए भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज भी कहते हैं। देखिए, अगर ये प्रश्न पूछा जाए आपसे कि भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया था, जो प्रावधान शामिल किए थे, उसमें संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत एक प्रावधान रखा था
कि जब देश को समय काल परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो तो संविधान में संशोधन किया जा सके। उस कारण आज हमारा संविधान जीवित है और जीवन दस्तावेज के रूप में कार्य कर रहा है। भारत का संविधान देश को चलाने के लिए नियमों और कानूनों का दस्तावेज है जो पूरे शासन व प्रशासन तंत्र को संचालित करता है। दूसरे शब्दों में, संविधान देश के प्रशासन को संचालित करने या देश को व्यवस्थित सुचारू रूप से चलाने के लिए एक दिशा निर्देश प्रदान करता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय संविधान एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। इसके पीछे जनता की शक्ति निहित है। भारतीय संविधान अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से जिस संविधान सभा ने भारत के संविधान बनाया था वो भारतीय जनता का ही प्रतिनिधित्व करती थी। संविधान की अंतिम शक्ति भी जनता को ही प्रदान की गई है। भारतीय संविधान को भारत के लोगों द्वारा स्वेच्छा से अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित किया गया है और आत्मार्पित किया गया है। संविधान को किसी दूसरे देश द्वारा जनता पर थोपा नहीं गया है, बल्कि भारतीय जनता द्वारा ही इसे बनाया गया है और स्वीकार किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। तो एक छोटा प्रश्न यहाँ पे बनता है कि भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसे है, तो आप अपने आंसर में ये बता सकते हैं। दूसरी विशेषता है प्रस्तावना। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि संविधान का जो मूल सारांश है, जो मूल भावना है, उसको प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तावना की व्यवस्था भी हमारे संविधान निर्माताओं ने की है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान में निहित मूल आदर्श, मूल्य और भावना जो भी है उसको समाहित किया गया है। जो भारतीय संविधान के मौलिक उद्देश्य हैं, जो भारतीय संविधान के लक्ष्य हैं, उनको प्रस्तावना में दर्शाया गया है। संविधान निर्मात्री सभा के प्रमुख सदस्यों में से एक डॉक्टर के.एल. मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी, जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि संविधान को राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर के.एल. मुंशी। या फिर डॉक्टर के.एल. मुंशी ने संविधान को क्या कहा है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है, तो आप दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रस्तावना में संविधान के मूल उद्देश्यों में लक्ष्यों को इसमें शामिल किया गया है, इसलिए संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना को। नंबर 3 विशेषता है विस्तृत संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान माना जाता है। अगर हम दूसरे देशों के संविधान से तुलना करें तो अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। अगर हम कनाडा के संविधान की बात करें तो कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। लेकिन अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट हैं। इसके अलावा संविधान में अब तक 102 संशोधन हो चुके हैं। संविधान में नियमों और कानूनों का जो वर्णन किया गया है
उनकी विस्तृत तरीके से ही व्याख्या की गई है। केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान होने से भी यह काफ़ी विस्तृत हो जाता है। संविधान की इसी विशालता के कारण ही संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य श्री हरि विष्णु कामत ने कहा था कि हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। देखिए, ये यहाँ पे एक छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, जितने भी कोट्स हैं ये आपको अच्छे से करने हैं कि हरि विष्णु कामत ने संविधान के बारे में क्या कहा और सबसे विशाल संविधान किसने कहा। ये दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो इसे आप अच्छे से करेंगे। नंबर 4 विशेषता है लिखित एवं निर्मित संविधान। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित है और उसके द्वारा इसको लिपिबद्ध किया गया है। सभी प्रावधान लिखे गए हैं। हमारा संविधान ब्रिटेन के संविधान की भांति परंपराओं या अभिसमय पर आधारित संविधान नहीं है, बल्कि यह एक लिखित संविधान है जो 395 अनुच्छेदों में वर्णित है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कठोर परिश्रम के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इसे तैयार किया गया है। देखिए, प्रश्न एक बनता है यहाँ पे, काफ़ी बार पूछा जाता रहा है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो आपका आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। एक विशेष बात यह भी है कि हालांकि भारतीय संविधान लिखित है, किंतु समय व परिस्थिति के अनुसार इसमें आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। आज़ादी के बाद से आज तक इसमें 102 संशोधन भी हो चुके हैं। नंबर 5 विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब है उत्तरदायी शासन। इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। विधायिका या व्यवस्थापिका के विश्वास तक ही कार्यपालिका, अर्थात जो वास्तविक कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अस्तित्व में रहते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है, जो एक संवैधानिक एवं नाम मात्र का पद है। राष्ट्रपति का पद एक गौरव का पद है, गरिमा का पद है, लेकिन उसे शक्तियां नाम मात्र की ही दी गई हैं। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति कार्य करता है। सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। ये सभी संसदीय शासन व्यवस्था के गुण हैं। हमारे संविधान निर्माता एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहते थे, जो एक संसदीय शासन व्यवस्था में ही संभव है। इस प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नंबर 6 मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारे यहाँ संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मूल संविधान में नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार जो 6 मूल अधिकार वर्तमान में नागरिकों को दिए गए हैं, वे हैं: नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार और 7वां संपत्ति का अधिकार, जो समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ अनुच्छेद 32 के तहत उनके उपचार की व्यवस्था भी की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत यही आता है कि अगर नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं
और उसके तहत न्यायपालिका विभिन्न प्रकार की रिट जारी कर सकता है। नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। मूल अधिकारों की व्यवस्था को विस्तृत करते हुए अनेक सब आर्टिकल भी जोड़े गए हैं, जिसके तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 संसद में पारित किया गया, जिसके बाद अब शिक्षा का अधिकार भी नागरिकों का मूल अधिकार हो गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और उसे अनुच्छेद 21 के तहत जहां प्राण व दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, उसमें 21A जोड़कर इसकी व्यवस्था की गई है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया है। अब नागरिकों को ये मूल अधिकार है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कोई भी नीति बनाती है, उनमें मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उनका पालन होना चाहिए। हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी हम मूल अधिकार वाले अध्याय में करेंगे। जहाँ तक मूल कर्तव्यों की बात है, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और कर्तव्य इसमें जोड़ा गया। अब कुल मिलाकर 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य यही था कि जब नागरिक मूल अधिकारों की बात करते हैं तो देश के प्रति, संविधान के प्रति, देश की एकता और अखंडता के प्रति उनके भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। नैतिक दृष्टि से नागरिकों को अपने मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ये व्यवस्था की गई है। हालांकि मूल कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है, वाद योग्य नहीं है। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, जैसे संविधान संशोधन जितने भी हमने इस पॉइंट में पढ़े हैं वो आपको ध्यान में रखने होंगे। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य पहले कितने थे, अब कितने हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। कौन सा मूल अधिकार हटाया गया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और जो भी प्रश्न बनते हैं उन्हें आप नोट करें, याद करें, और ये सभी पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों में इस व्याख्यान को साझा करें। अगर व्याख्यान पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।